नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एलिफेंट सेंसस 2025 से संबंधित एक रिपोर्ट जारी हुई जिसका नाम है सिंक्रोसिस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन SAIEE 2021 टू 2025। ये जो रिपोर्ट है ये हाथियों की जनगणना से संबंधित रिपोर्ट है जिसे कल यानी कि 14 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। 2017 के बाद जारी होने वाली ये फर्स्ट रिपोर्ट है, यानी कि 2017 के बाद जो रिपोर्ट जारी हुई है वो 2025 में जारी हुई है। इससे पहले एक 2022 और 2023 में एलिफेंट से के सेंसस से रिलेटेड जो काउंटिंग की थी वो काउंटिंग की गई थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उस रीजन में जो काउंटिंग थी वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई थी। इस कारण जो डेटा था वो रिलीज नहीं किया गया। तो हमारे पास जो डेटा है वो 2017 के बाद से लेकर के सीधा 2025 का डेटा है। तो आज हम इसी रिपोर्ट पे बात करें। अगर इस रिपोर्ट के डेटा को देखें तो जो 2017 में जो एलिफेंट्स की जो संख्या थी वो थी 27,312, जो कि 2025 में घट करके ये संख्या हो गई है 22,446, जो कि पिछली जनसंख्या से लगभग 18%, एग्जैक्ट अगर बात करें तो 17.81% कम है। तो 2017 के बाद जो 2025 में जो गणना हुई है उसमें हाथियों की संख्या में गिरावट देखी गई है। वो भी गिरावट कितनी देखी गई है? 18% की जो गिरावट है वो देखी गई है। 2017 में जो इनकी जनसंख्या थी वो थी 27,312, और अभी गिर करके कितना हो गया? ये हो गया 22,446। तो रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये 18% की जो गिरावट देखी गई है, ये गिरावट हाथियों की संख्या में या किसी और तरीके से गिरावट नहीं है, बल्कि जो डेटा कलेक्शन का जो मेथड है उसमें चेंजेस होने के कारण, जो डेटा कलेक्शन का मेथड है उसमें चेंजेस होने के कारण ये गिरावट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। और केंद्र सरकार ने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा है कि जो ये मतलब जो डेटा कलेक्शन का जो मेथड है उसमें चेंजेस के कारण ये जो एलिफेंट है उनकी संख्या कम रिफ्लेक्ट हो रही है। वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या कम हुई है। ये जो सिर्फ जो कलेक्शन डेटा जो डेटा कलेक्शन के जो मेथड है उसमें बदलाव के कारण ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अब हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट से हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट, हमें डेटा मिलेगा एलिफेंट की जो सेंसस है उससे रिलेटेड। सेकंड, जो ये डेटा दिया गया है ये 2 तरीके से डेटा रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। पहला किया गया है रीजन वाइज़, यानी कि क्षेत्र आधार के आधार पर, और दूसरा किया गया है राज्य के आधार पर, राज्यवार, स्टेट वाइज़। इस वीडियोज़ में हम सबसे पहले डेटा देखेंगे, जो कि पहले रीजन वाइज़ होगा, फिर हम स्टेट वाइज़ डेटा देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो पद्धति है, जो पद्धति में चेंज किए गए हैं, जो कलेक्शन जो मेथड है, डेटा कलेक्शन का मेथड है, उसमें जो चेंजेस आए हैं, उस हम पद्धति को देखेंगे कि पहले पद्धति क्या थी और अब कौन-सा मेथड अपनाया गया है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस रिपोर्ट में, जो मानव और जो एलिफेंट है उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, उनके बीच संघर्ष से रिलेटेड है, और कुछ लैंड यूज पैटर्न में चेंजेस के कारण जो हाथियों के जो कॉरिडोर होते हैं जिनसे वो आवागमन करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, उनमें ब्रेक हो रहे हैं। तो उस ब्रेक के बारे में हम देखेंगे कि जो ब्रेक हुए हैं, तो ये जो लैंड यूज पैटर्न है उसमें किस कारण से और किस तरीके से ब्रेक हुए हैं, किस किस क्षेत्र पे ब्रेक हो रहा है इनका जो कॉरिडोर है। तो इस पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो हम बात कर लेते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं डेटा पे। तो जो एलिफेंट का डेटा है उसको पहले हम क्षेत्र वाइज देख लेते हैं। अगर हम क्षेत्र के आधार पे बात करें तो इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण हाथियों का क्षेत्र है जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं वो है पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र। पहला है पश्चिमी, लिख लीजिए, पश्चिमी घाट क्षेत्र। पश्चिमी घाट क्षेत्र है, यहाँ पे जो हाथियों की जनसंख्या है वो 11,934 देखी गई है। इस क्षेत्र में जो हाथियों की संख्या है वो 11,934 है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट हिली एंड जो ये जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये रीजन है नॉर्थ ईस्ट हिली एवं ब्रह्मपुत्र मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान क्षेत्र। इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6,559
हाथियों की संख्या दर्ज की गई है इस बार। जो तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वो शिवालिक और तराई वाला रीजन है। तो इसको जो नाम दिया गया है वो है शिवालिक एवं गंगा मैदान, गंगा का मैदान। यहाँ पे जो हाथियों की संख्या है वो 2062 काउंट की गई है। और अंतिम जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं वो मध्य भारत क्षेत्र और पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है। यहाँ पे 1891 हाथियों की संख्या दर्ज की गई है। तो इस तरीके से जो इस बार जो हाथियों की संख्या है भारत में, जो 2025 की काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या है वो 22,446 है, याद रखना है। और इससे पहले जो जनसंख्या थी वो थी 27,312, जो कि 2017 में थी। तो गिरावट कितनी हुई है? लगभग 18% की गिरावट है। अब हम बात कर लेते हैं राज्यवार जनसंख्या की कि किस राज्य में कितने हाथी काउंट किए गए हैं। तो सबसे टॉप जो है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक भारत में हाथी देखे गए जो कि 6013 है। याद होगा कि जो अभी मैंने रीजन की बात की, ये जो रीजन पड़ता है, ये कर्नाटक वाला जो रीजन पड़ता है वो हिस्सा है पश्चिमी घाट क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हाथियों की जनसंख्या देखी गई थी। दूसरा स्टेट है असम। असम कहाँ पे है? असम है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उस वाले रीजन में। तो असम में जो जनसंख्या है वो 4159 है। तीसरे नंबर पे जो है वो है तमिलनाडु, लिखते जाइए, 3136। फोर्थ नंबर पे है केरला, यहाँ पे जनसंख्या है 2875। पांचवें नंबर पे है उत्तराखंड, जहाँ पे जो जनसंख्या है 1792 है। और छठे नंबर पे है उड़ीसा। इंपॉर्टेंट राज्य हैं ये छह, जहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या हाथियों की पाई गई है। इनको लिख लीजिए और इनको याद करना है। अब हम बात करते हैं जो जनसंख्या में गिरावट है, जो कहा जा रहा है कि जो 18% की गिरावट आई है हाथियों की जनसंख्या में। तो रिपोर्ट में कहा गया कि वो एक पद्धति है या एक मेथड है काउंटिंग का, उस मेथड के कारण ये चेंजेस देखे गए। तो इस बार की जो गणना है, इस बार की जो गणना की गई है वो टाइगर एस्टिमेशन फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क पर आधारित है। जो इस बार की जो गणना की गई है, जो टाइगरों की जनगणना की जाती है, उससे रिलेटेड एक फ्रेमवर्क, मतलब उससे रिलेटेड जो तरीका है उस पे आधारित है। जो टाइगरों की जनसंख्या की जो काउंट किया जाता है उसके लिए जेनेटिक, लिख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मॉडल का यूज किया जाता है। जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मार्क का यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है कि इस पद्धति के तहत सबसे पहले एक 100 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र होता है, जिसको जैसे पूरा जो इंडिया है उसको 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों में बांट लिया जाता है इस तरीके से। तो ये जो रीजन बनता है 100 किलोमीटर का, इसको सेल्स कहते हैं, सेल बोलते हैं, सेल। तो ये जो रीजन हो गया 100 वर्ग किलोमीटर का रीजन होगा, 100 किलोमीटर स्क्वायर का, इसको सेल बोला जाता है। इस सेल को आगे चल करके चार भागों में बांट देते हैं, जिससे एक का हिस्सा कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, 25 वर्ग किलोमीटर हो गया। फिर इन क्षेत्रों को आगे 4 वर्ग किलोमीटर के रीजन में बांट लिया जाता है, दो इधर और दो इधर। तो इस तरीके से इस ये जो छोटा सा एक क्षेत्र हो जाता है, ये 4 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र हो जाता है। तो ये जो 4 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कैमरे वगैरह लगे रहते हैं, जिससे कि टाइगरों को काउंट कर लिया जाता है कि इस क्षेत्र में कितने आए। लेकिन ये वाला जो टाइगर है, मान लीजिए दूसरे बगल वाले क्षेत्र में भी जाएगा, तो वहां भी इसको कैप्चर किया गया। तो इन दोनों को रीचेक कर लिया जाता है इस तरीके से कि जो इसमें आया है और इसमें आया, इन दोनों को रीचेक कर लेंगे। तो उन दोनों की काउंटिंग कितनी कर लेंगे, एक, क्योंकि इसमें भी आया है और इसमें भी आया, तो ये दोनों एक ही टाइगर था। लेकिन ये पहचान कैसे होती है? टाइगरों पे तो पहचान हो जाती है कि उनपे जेनेटिक मार्क होते हैं। जो उनके ऊपर जो मार्क देखते हो ना, टाइगरों के ऊपर जो इस तरीके की लाइनें बनी रहती हैं, वो हर टाइगर में एक अलग पैटर्न के साथ होती हैं, एक अलग तरीके से दिखती हैं, जिसे कि उसको जेनेटिक मार्क बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम हाथियों की जनगणना में ये आती है कि हाथियों के ऊपर इस तरीके का कोई मार्क नहीं होता जिससे कि पहचान हो सके। तो पहले जो पद्धति थी, जिसमें पहले जो टाइगरों की जनगणना, वो हाथियों की जनगणना की जाती थी,
उसमें ये होता था कि जब टाइगर जो ये हाथी थे, ये हाथी पानी वगैरह पीने के लिए तालाबों के आसपास आते थे, तो वहाँ पे इनके काउंट कर लिया जाता था। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किए जाते थे। इनके जो गोबर अपघटन की जो विधियाँ थी, उनके आधार पे अनुमान लगाए जाते थे, जो कि एक सटीक अनुमान नहीं होते थे। उसी कारण से रिपोर्ट में कहा गया कि जो इस बार जो रिपोर्ट आई है, उसमें 18% की गिरावट देखी गई है। इस नई पद्धति में क्या किया गया है, जिस तरीके से जो टाइगरों की गणना की जाती है, जो 4 वर्ग किलोमीटर का एरिया लिया जाता है, सबसे पहले उसको 100 वर्ग किलोमीटर में बांटा जाता है, फिर उसको 4 में 25 किलोमीटर स्क्वायर में बांट लेते हैं, और जब कैमरे वगैरह या जो काउंटिंग की जाती है, वो एक छोटे से क्षेत्र में ध्यान में रख करके 4 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र होता है, उसके आधार पे काउंट कर लिया जाता है। टाइगरों में तो जेनेटिक मार्क है, लेकिन हाथियों में नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो इस क्षेत्र में हाथी गुजरा है, तो मान लिया जाता है कि हाथी ने उस जगह पे गोबर किया होगा, उस रीजन में कभी ना कभी तो गोबर किया होगा। तो इनके जो गोबर है, इनको एकत्र कर लिया जाता है, इनके जो सैंपल्स हैं उनको एकत्र कर लिया जाता है, और इन गोबर की डीएनए टेस्टिंग की जाती है। इस डीएनए टेस्टिंग के आधार पे पता लगाया जाता है कि उस क्षेत्र में कितने हाथी थे, क्योंकि जो भी हाथी है, हर बार उसका डीएनए तो सेम ही रहेगा ना। तो इनको काउंट कर लिया गया, जो ये गोबर हुए, इन गोबरों को इकट्ठा किया गया, डीएनए टेस्टिंग कर ली गई। डीएनए टेस्टिंग के आधार पे पता कर लिया गया कि उस क्षेत्र में कितने। तो ये कुछ अंतर है टाइगरों की जनगणना की जो पद्धति ली गई है, उसमें थोड़े से चेंज किए गए हैं, क्योंकि उन पे मार्क होता है और इन पे कोई ऐसा मार्क नहीं होता आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए इनका डीएनए वेरीफाई किया गया है गोबर के नमूने लेकर के। ठीक है, तो ये थी इनकी पद्धति जो इस बार नई अपनाई गई है। तो डीएनए पद्धति से हुआ क्या है कि एक सटीक जानकारी मिल गई है डेटा में। इसी कारण से ये जो रिफ्लेक्ट हो रही है गिरावट जो दर्ज हुई है 18% की, वो रिपोर्ट में कहा गया है इसी कारण से रिफ्लेक्ट हुई है। अब हम बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि मेंस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव पर्यावरण संघर्ष से रिलेटेड जो टॉपिक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इनको लिख लीजिएगा आप लोग। रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट जो आई है, रिपोर्ट में कहा गया है कि पहले जो पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था, पश्चिमी घाट वाला ये जो क्षेत्र होता था, ये हाथियों के आवास का एक सतत क्षेत्र होता था। हाथियों के जो आवास था, उसका एक सतत क्षेत्र होता था, सतत या कॉन्टिन्यूस क्षेत्र होता था। इस कंटिन्यूस क्षेत्र में लैंड यूज पैटर्न के कारण, लैंड यूज पैटर्न जो है उसमें बदलाव होने के कारण, ये जो क्षेत्र है, ये जो पहले एक सतत क्षेत्र हुआ करता था, अब ये विखंडित होता जा रहा है। जिसके प्रमुख अन्य कारणों में एक तो लैंड यूज पैटर्न हो गया। तो इसी कारण से जो लैंड यूज पैटर्न है, इसमें क्या है कि कॉफी है और चाय के बागान लगने से ये जो क्षेत्र है, ये विखंडित हुआ है। कुछ आक्रामक पौधों की प्रजातियां हैं, उनके कारण ये क्षेत्र विखंडित हो रहा है। और कुछ कृषि बाड़े हैं, और कुछ ऐसी तीव्र विकास परियोजनाएं हैं, अवसंरचना परियोजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं हैं, सड़क है, रेलवे है, जिसके कारण ये क्षेत्र है जो कि कंटिन्यूस न होकर के बीच में ब्रेक हो गया है। रिपोर्ट में सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि हाथी आवासों के बीच बेहतर संपर्क और मजबूत कानून लागू करने की आवश्यकता है। जो ये क्षेत्र ब्रेक हो रहे हैं, हाथियों के जो आवासों के बीच में जो ब्रेक हो रहे हैं, इसको ब्रेक को खत्म करने के लिए, इनके आवासों को जोड़ने के लिए एक बेहतर संपर्क और एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, एक कानून लाने की जरूरत है, जिससे विशेष रूप से ये जो है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में इस तरीके की बात की गई है कि ये वाले रीजन में कानून जल्दी से पारित किए जाए और सुनिश्चित किया जाए कि जो इनके कॉरिडोर जो ब्रेक हो रहे हैं, वो ब्रेक न हो। सभी रीजनों में देखा गया, जो ये 4 रीजन है, शिवालिक हुआ, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, सभी क्षेत्रों में देखा गया है कि हाथियों के जो कॉरिडोर है या उनका जो सतत क्षेत्र हुआ करता था, जो उनका आवास क्षेत्र था, उसमें ब्रेक हो रहे हैं। जो थर्ड पॉइंट है, उसमें कहा गया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये पश्चिमी एरिया वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट क्षेत्र है, पश्चिमी घाट क्षेत्र है, शिवालिक वाला रीजन है, और ये जो ब्रह्मपुत्र जो गंगा का मैदान है, इन क्षेत्रों में जो नदियों के मैदान वाले क्षेत्र है, यहाँ पे हाथियों की पहले अधिकता हुआ करती थी। इन क्षेत्रों में हाथियों की अधिकता हुआ करती है, यहाँ तो अभी भी है। तो इन क्षेत्रों में आवास की हानि के कारण, इनके हैबिटेट की हानि के कारण, और जो पारंपरिक गलियारे थे, कॉरिडोर थे, जहाँ से हाथियों का आवागमन होता था एक क्षेत्र से लेकर के दूसरे क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बाधा के कारण, रेलवे लाइन, सड़क, बिजली के ढांचे हो गए, और अतिक्रमण के कारण, और जो भूमि उपयोग पैटर्न जो मैंने बताया, उसके कारण में इन क्षेत्रों में विभाजन बढ़े हैं।
ये तो कंटिन्यूअसली क्षेत्र हुआ करता था, इसमें भी विभाजन हो गए। बाकी इन क्षेत्रों में विभाजन और ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन क्षेत्रों में। और फोर्थ रीज़न में कहा गया है, जो फोर्थ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में खनन के कारण, जो खनन हो रहा है, जो माइनिंग हो रही है, उसके दबाव के कारण सबसे बड़ी चिंता है इनके कॉरिडोरों के विघटित होने की। तो जो मध्य भारत क्षेत्र है, यहाँ पे खनन के कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और बाकी क्षेत्रों में उनके हैबिटेट खराब होने के कारण, उनके हानि होने के कारण, या फिर अ, अब अवसंरचना निर्माण हो गए, गलियारे बाधित हो रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, बिजली के ढांचे लगाए जा रहे हैं, उनके क्षेत्रों पे अतिक्रमण किया जा रहा है, भूमि उपयोग परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके कारण इनके जो हैबिटेट है, जो इनका पारंपरिक आवास क्षेत्र और जो उनके कॉरिडोर थे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए, ये विघटित हो रहे हैं। तो इस रिपोर्ट को याद रखना है। और ये इस रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है, डेटा को जो कि 2 भागों में दिया गया था, एक रीजन के आधार पे दिया गया है और दूसरा स्टेट वाइज़ दिया गया है। रीजन के आधार पे जो सबसे अधिक जनसंख्या है वो जो पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में है, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में है। और जो स्टेट की अगर हम बात करें तो इसी के अंतर्गत जो कर्नाटक राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी गई है। कर्नाटक राज्य हाथी राज्य बन गया है। ठीक है? तो इस डेटा को याद रखना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।